ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नॉर्मली हमें पता है कि वो क्वेश्चन देता है, हमें पता है ना ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वो इवन इंग्लिश ऐसे में आप देखें वहां पे ग्लोबलाइजेशन में देता है। लेकिन हमने अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब नॉर्मली हम ग्लोबलाइजेशन है तो उसको प्रोस के हिसाब से ही देखेंगे, लेकिन आज हम ये जो देख रहे हैं वो हमने क्वेश्चन किस तरह से कॉइन किया हुआ है कि क्रिटिकली इवेल्युएट वेदर ग्लोबलाइजेशन इज इन रिट्रीट, क्योंकि आज की जो पॉलिसीज हैं वो ग्लोबलाइजेशन को कोई आगे तो नहीं लेके जा रही। आप ये देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो आगे नहीं जा रही। जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, हमारे बॉर्डर्स तो क्लोज हैं, हमारी ग्लोबलाइजेशन तो नहीं हो रही, हमने तो उल्टा और अपने आप को स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका की जो पॉलिसीज है टैरिफ की, जो हमने कल भी बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, सो बेसिकली वो क्या कर रही है, वो रिट्रीट करने वाली पॉलिसीज हैं कि हम वापस पलट रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, हम एंटी ग्लोबलाइज हो रहे हैं इस टाइम पे। सो हमने क्वेश्चन भी उसी हिसाब से लिया कि आज ट्रेंडिंग में 2025 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट हुई है, आगे नहीं बढ़ी। 2025 में ये जो पूरा सिलसिला अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर स्टार्ट की है और पूरी दुनिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अपनी पॉलिसीज वाजे की हैं। सो इससे हमें अंदाजा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिट्रीट कर रही है कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन ज्यादा पैदा हो रहा है इसकी ग्रोथ से ज्यादा। हाउ डू राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, ये प्रोटेक्शनिज्म के जो मामलात हैं जो अमेरिका कर रहा है या जो जो चाइना कर रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है। सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन, ये जो सप्लाई चेन हमने कल भी देखा था कि तकसीम हो रही है भाई, अब चाइना की अपनी सप्लाई चेन, अमेरिका की अपनी, इस वॉर की वजह से, ट्रेड वॉर की वजह से। और ग्रेट पावर राइवलरी, यूएस चाइना जो चैलेंज है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के सबसे अहम जो पिलर्स हैं वो यही बड़ी पावर्स हैं। एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्या हो सकता है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है अब इस टाइम पर रिट्रीट कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शनिज्म आ रही है, सप्लाई चेन की फ्रेगमेंटेशन है, तो ये किस तरह से अब जो है वो आगे फ्यूचर में लीड करेगी। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, यूएस चाइना राइवलरी के अंदर था। ठीक है, अदीला आपको वालेकुम अस्सलाम। न्यूक्लियर टेस्ट करेगा या चेंज हो सकता है, ये आर्गुमेंट नहीं फ्यूचर। जी देखिए, पाकिस्तान इस टाइम पे बेसिकली डिफेंसिव है। ठीक है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है ना, क्योंकि हमने इंडिया के अगेंस्ट में कहा, इंडिया हमेशा ऑफेंसिव रहा, ठीक है, और हम हमेशा डिफेंसिव रहे। अब ये जो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव रियलिज्म या ऑफेंसिव जो है वो डिफेंसिव रियलिज्म जो है जिसको कहा जाता है, तो बेसिकली ऑफेंसिव के अंदर क्या है, या ऑफेंसिव रियलिज्म के अंदर हम अपनी पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम अपनी पावर को किस लिए बढ़ाते हैं, ताकि हम अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सके। और डिफेंसिव के अंदर हम किसी दुश्मन से बचने के लिए उतनी ही पावर एक्वायर करते हैं जो कि हमें सेफ्टी या सिक्योरिटी दे, बहुत पावर नहीं बढ़ाते, ये याद रखिएगा। तो हम फिलहाल अभी डिफेंसिव पे हैं। हाँ, अब जो ट्रेड डील हुई है रशिया उसके साथ, सऊदीया के साथ हमारी डिफेंस डील, उसके बाद में भी चीजें थोड़ी बदल जाए, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी तो अभी तय भी नहीं हुआ कि किन टर्म्स के ऊपर होगा। सही कह रही है अदीला, आपके पास चाइना को चाहिए कि वो फ्री में प्रोवाइड करे, क्योंकि हम तो उसे टेस्ट करके दे रहे हैं। तो हकीकत में यही जो है ना, हम जब उन्हें टेस्ट करके दे रहे हैं तो भाई उन्हें तो फ्री में देना चाहिए, ये लो भाई पकड़ो, टेस्ट करो, दो। लेकिन ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो डबल डबल फायदा हासिल कर रहे हैं ना, टेस्टिंग भी हो रही है, साथ पैसा भी कमा रहे हैं। तो देखते हैं जी ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली अब क्या हो रहा है, ठीक है, क्या वो मर रही है, क्या वो खत्म हो रही है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो तो पीछे जा रही है भाई, कि ग्लोबलाइजेशन, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है। कि एक साइड से अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शनिज्म की, तो दूसरी साइड से हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने मजबूर होकर ट्रेड डील की है कि नहीं ट्रेड डील, और अगले नवंबर तक का टाइम दे दिया एक दूसरे को कि भाई अब मामलात नहीं चल रहे एक दूसरे के बिना, रशिया और चाइना के, सॉरी चाइना और अमेरिका के, तो वो दे रहे हैं। सो इससे हमें ये भी अंदाजा हो रहा है कि अब हम एक बार ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ चुके हैं, तो अब चीजें आगे बढ़ेंगी, पीछे नहीं जाएंगी। हाँ, हम उसमें कुछ पॉलिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस टाइम पे प्रॉब्लम है। सो ग्लोबलाइजेशन जो है वो थोड़ी स्लो हो गई है, तो स्लोबलाइजेशन का यहां पे इसको नाम दिया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इस टाइम पे स्लोबलाइजेशन है। लेकिन स्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है यानी स्लो हो गई है ना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में हमने देखा फास्टली जो है वो दुनिया इंटीग्रेट हुई है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, हर एंगल से जो है वो इंटीग्रेट हुई है, जिसको हमने कहा ये ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन अब भी वही चीजें हैं, और ये जो प्रोटेक्शनिज्म है, ये जो फिलोसफीज है, ये क्या कर रही है, ये उसको थोड़ा स्लो कर रही है। प्रोग्रेस स्लो हो रही है ना, मामला रुका तो नहीं है, घर की बिल्डिंग हो रही है भाई, उसको हमने खत्म नहीं किया। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा हमने स्टॉप कर दिया, प्रोटेक्शनिज्म से थोड़ा स्लो कर दिया उसको। तो 2025 की जो पॉलिसीज हैं वो क्या बता रही हैं कि वो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के फेवर में नहीं रही। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो उसी तरह मौजूद है, लेकिन थोड़ा स्लो जरूर हुई है, ठीक है। और ये जो स्लो हुई है, ये जो स्लोवर हुई है, उसके अंदर हम देखते हैं जी पॉलिटिकल एंगल्स या इकोनॉमिक एंगल्स हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हमने कहा है ग्लोबलाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन थी।
ठीक है। तो ये डिफॉर्म्ड हो रही है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। हेवीली जो हम देखते हैं किसने शेप किया 2025 के अंदर, यूएस और चाइना की राइवलरी की वजह से और टैरिफ की वजह से जो है ये सारा सिस्टम बना है कि भाई ग्लोबलाइजेशन को क्या थ्रेट है। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट ग्लोबलाइजेशन को जो है वो ये जो वॉर्स हैं, जो ट्रेड वॉर्स हैं, इनकी वजह से सबसे बड़ा थ्रेट है। वॉर्स भी हैं और ट्रेड वॉर्स भी हैं। तो हम यहाँ पे क्या आर्ग्यू कर सकते हैं, आप क्या यहाँ पे आर्ग्यू दे सकते हैं भाई, फर्स्टली अगर ग्लोबलाइजेशन का आप देखेंगे क्या रिट्रेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई रीवायरिंग हो रही है उसकी, ठीक है। दोबारा से चीजें जो है वो अपने आप को सेट कर रही हैं और 2025 की जो एस्केलेशन है, ठीक है, जो जितनी भी हुई है 2025 की, उन्होंने जो है उसके ऊपर इंपैक्ट डाला है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले देखें ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन अगर हम ये देखें, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंस। एक तो इंटरकनेक्शंस जो इनके हैं और दूसरा इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर जो इन्हिसार है ऑफ द कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन फ्लोज, अच्छा, माइग्रेशन, कल्चरल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो हर चीज की या हर लेवल के ऊपर जो इंटीग्रेशन है बेसिकली दुनिया की, ठीक है, वो हम क्या कह रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन है भाई। वो इकोनॉमिक एंगल है, सिक्योरिटी एंगल है, इन्वेस्टमेंट एंगल है, इंफॉर्मेशन एंगल है। तो ये सारे डिफरेंट एंगल्स जो मिलकर दुनिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनकी इंटरडिपेंडेंस बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इनका इन्हिसार है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है। इसमें हम अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है जिसके अंदर फ्री ट्रेड है, सप्लाई चेन्स हैं, ठीक है, कि आज दुनिया पूरी फ्री ट्रेड कर रही है, कम हो रही है लेकिन फ्री ट्रेड मौजूद है, जाहिर बात है इसका हिस्सा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, अब जिसकी फ्रेगमेंटेशन है लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स मौजूद हैं। इसको मैनेज करने के लिए तो पूरा ग्लोबली किस तरह से आप देखें कि आप कहीं से कोई ऑर्डर कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आपको कैसे वो मिल रहा है, वो एक सप्लाई चेन की मैनेजमेंट के थ्रू ही आपको जो है वो 10 दिनों के अंदर मिल रहा है ना। तो बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स हो रहे हैं, बिलियंस की पार्सल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हर कोई सप्लाई चेन मैनेज हो रही है। इसके अलावा जो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप यहाँ पे बैठे बैठे लेस खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं जी, आप बैठे बैठे कॉफी पी रहे हैं, आप बैठे बैठे इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं और इन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन को बनाया था और यही अब जो है इसका सबसे मेन पिलर भी है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में वो क्या है, ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ये रियलिस्ट अप्रोच नहीं है। आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि भाई दुनिया को जो है वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, लिबरलाइजेशन के थ्रू आगे लेके जाया जाए और दुनिया को जो है वो कनेक्ट किया जाए एक दूसरे के साथ। उस पर्पस के लिए क्या हुआ, उस पर्पस के लिए जो मल्टीनेशनल थी, लेट सपोज एक मल्टीनेशनल अमेरिका के अंदर थी, यूएस के अंदर एक मल्टीनेशनल स्टार्ट हुई, उसने फिर क्या किया जी, उस मल्टीनेशनल ने पहले यूएस के अंदर अपनी ब्रांचेस बनाई मुख्तलिफ शहरों के अंदर, फिर जब वहां ब्रांचेस बनाई तो उसके पास मजीद पैसा हुआ तो उसने फिर क्या किया, दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के अंदर ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। यूके के अंदर बनाई, उसके अलावा जो है पाकिस्तान के अंदर बनाई है, चाइना के अंदर बनाई है, ठीक है, और फ्रांस के अंदर बनाई है, कोई भी हो सकता है। फिर वहां पे उनको ब्रांचेस को फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये मल्टी नेशनल्स आज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने पंजे गाड़े में हैं और एक तरह से अगर आप ये देखेंगे तो पूरी दुनिया को ये कंट्रोल करती हैं। अब ये एक डिफरेंट थ्योरी है, मल्टीनेशनल की जो कॉर्पोरेशंस हैं वो कैसे दुनिया को कंट्रोल करती हैं, लेकिन जाहिर बात है जिसके पास पैसा है, हम जैसे कहते हैं ना मल्टीनेशनल्स, ये सारी की सारी यहूदियों की हैं भाई, 13-14 कंपनीज हैं टोटल जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, पैसे के फ्लो को, सबको। तो पैसा दुनिया के जेबों से कैसे जा रहा है, इसी के थ्रू जा रहा है सारा। तो ये मल्टीनेशनल्स हैं जो बेसिकली जो है इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया और इन्हीं की वजह से ग्लोबलाइजेशन फैली भी है, समझिए, मल्टीनेशनल्स की वजह से फैली है, चाहे वो एयरलाइंस मल्टीनेशनल हो, कंपनीज हो मल्टीनेशनल, तो सब कुछ है भाई, हर चीज आज मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुत सारे ममालिक के अंदर, मल्टी कंट्रीज के अंदर। तो ये मल्टी कंट्री, एक मुल्क के अंदर जो है वो आप देख ले कितनी ब्रांचेस है, इवन एक सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे एक मल्टीनेशनल की कितनी ब्रांचेस हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कितनी होगी, लाखों करोड़ों ब्रांचेस उन्होंने बनाई हुई हैं और एक पूरा वेब, एक पूरा जाल इन्होंने मल्टीनेशनल से बनाया और ये हर चीज को कंट्रोल करते हैं, पावरफुल एलीट को कंट्रोल करते हैं। इवन पावरफुल एलीट खुद इनकी जो है वो आपको पता है फ्रेंचाइज बाय करती है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा इनका रेवेन्यू होता है। तो ये पावरफुल लोग यही से बिजनेस कमाते हैं कि वो फ्रेंचाइज लेते हैं, उसके बाद वहां से पैसा कमाते हैं, फिर पॉलिटिक्स में आते हैं और फिर वो इन इंटरनेशनल कंपनीज को जो है उनके मफादात का यहाँ पे तहफुज करते हैं उन ममालिक के अंदर, और पूरी दुनिया में यही मॉडल फॉलो होता है और यही ग्लोबलाइजेशन है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कि पॉजिटिव ये है कि ये वहां पे जाके वो चीजें जो शायद वो ममालिक अफोर्ड ना कर सकें, ये उन ममालिक को देते हैं, वो स्टैंडर्ड देते हैं, वो क्वालिटी देते हैं, ठीक है, और एक कल्चरल एक्सचेंज होती है। और वहीं पे नेगेटिव ये है कि उन मुल्कों का पैसा ले लेके जो है ये खा रहे हैं और अपने मुल्क को नुकसान हो रहा है। आउटसोर्सिंग हो रही है, ऑफशोरिंग हो रही है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, दूसरे ममालिक से काम करवाया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है, तो पूरी ग्लोबलाइजेशन है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है जी, इसी तरह से
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, ईयू है, ये सारे के सारे पॉलिटिकली जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया के जो है वो लीडर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट्स को, ठीक है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्लोबल गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको हम कहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर। ग्लोबली जो है वो चीजों को यूएन जो है मैनेज करता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स जो है उसका ख्याल किया जाता है, किया जाए ना जाए लेकिन लिखा हुआ जरूर है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है जी, स्प्रेड ऑफ मीडिया जो है, मीडिया पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं अपने फोन के अंदर, ये ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। यूट्यूब आप देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, लैंग्वेजेस हैं, हाइब्रिड कल्चर्स हैं, कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, चाहे मैकडोनल्ड हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, या इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है ना, ये सबसे की है, ठीक है। ये बेसिकली हर दूसरी जो ग्लोबलाइजेशन है उसको फिर फास्ट करती है, मूव करती है, और यहीं से हिजमनी आती है। पावरफुल कंट्रीज अपना कंट्रोल लेके आते हैं इनके थ्रू। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है, आईसीटी का रेवोल्यूशन हो गया, एआई का रेवोल्यूशन या ऑटोमेशन हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई, ग्लोबल डेटा फ्लोज हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाती हैं या यही ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है, और इन्हीं की वजह से हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा जो है वो इसकी इंटरकनेक्टेडनेस हो चुकी है और इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है कि आप सिर्फ एक नेटफ्लिक्स को ही पाकिस्तान में बंद कर दें तो बहुत सारे लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ों को नहीं होगा। मैकडोनल्ड बंद कर दें तो बहुत ज्यादा को हो जाएगा, और आपका अपना रेवेन्यू कितना ज्यादा उस पे जो है ना उसको नुकसान होगा, इतनी इंप्लॉयमेंट चली जाएगी, वो क्राइसिस आपके अलग से हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को जो है वो फैलाया हुआ है। अब हमारा इशू ये है कि हम ये देख रहे हैं कि 2025 के अंदर ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की जाती रही हैं 2025 के अंदर, कि ग्लोबलाइजेशन इन रिट्रीट, क्या ग्लोबलाइजेशन वापस पलट रही है। द 2025 पिक्चर इन हैंड नंबर्स क्या है हमारे पास, कि ग्लोबलाइजेशन जो है अगर हम उसको देखेंगे नैरो सेंस के अंदर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है यही आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो है या आइडियलिस्ट थ्योरी जो है वो मानती है। आइडियलिज्म जो है वो आईआर के अंदर आया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी उसके बाद आपने देखा वुडरो विल्सन जो है, जो अमेरिका प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा क्या मैकेनिज्म हो कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो वॉर्स को रोक सके। सो उन्होंने जो है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की थी, लीग्स ऑफ नेशन की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने खुद प्रपोज किया लीग्स ऑफ नेशन को, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से, और उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली जो है वो खुद उसका हिस्सा नहीं बने थे। अमेरिका खुद जो है, क्योंकि वुडरो विल्सन जब वापस गए, ठीक है, यूरोप से, और वापस जाके जो है वो अपनी कांग्रेस के सामने जब डिबेट हुई तो उन्होंने कहा भाई आपने हमसे पूछे बिना क्यों जो है वो कह दिया कि आप जो है वो एक लीग्स ऑफ नेशन बनाएंगे और हम उसको डील करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने इजाजत ही नहीं दी। तो सो अमेरिका उसका हिस्सा ही नहीं बना लीग्स ऑफ नेशन का। लेकिन लीग्स ऑफ नेशन एक ऐसा सिस्टम था या एक इदारा बनाया गया यूएन की तरह का, ठीक है, कि भाई जिसका पर्पस क्या था कि डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए, बजाय इसके कि वॉर्स की जाए और इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये जो सोच थी कि जंगों को बातचीत से हल करने की और दुनिया में अमन लाने की इदारों के थ्रू, तो इसको कहते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की फिलॉसफी जो हमने बाद में देखा, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड होगी तो वो कहीं पे कोलैप्स हो गई आइडियलिज्म की, लेकिन आज भी इसकी जड़ें, ये जितना भी आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, दुनिया में जो पीस की बात होती है, बिजनेस की, एजुकेशन की, लिबरलिज्म की, फ्री ट्रेड की, ये सब जो है वो सारे का सारा जो है वो आइडियलिज्म ही है। तो नैरो सेंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की ही बात करता है, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जो है 2025 में प्रेशर रहा है। तो डब्ल्यूटीओ जो है उसने ओपनली वॉर भी किया कि ये जो पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं, खास करके यूएस टैरिफ जो है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि 2025 में 1% जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी या मर्चेंडाइज जो है उसका वॉल्यूम कम होगा, वो नीचे जाएगा। सो हम, इसका मतलब वॉल्यूम ट्रेड बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। सो इसका मतलब इसी को हम ये कह रहे हैं कि वो रीट्रेट हो रहा है। ये हमारा आर्गुमेंट है कि भाई ग्लोबल ट्रेड जो है वो डब्ल्यूटीओ खुद कह रहा है कि उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली तो हो नहीं रही, टैरिफ वॉर्स लग रही हैं। सो इसका मतलब फ्री ट्रेड में हम पीछे जा रहे हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में पीछे जा रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन रीट्रीट कर रही है। इसके अलावा आपने देखा जी एक पूरा सिलसिला चला है कि यूएस ने जो टैरिफ हाइक्स की हैं 2025 के अंदर, और अप्रैल 2025 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और अभी तक वो सिलसिला एक तरह से लगा हुआ है, ठीक है। कभी लगा रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो वो सिलसिला सारे का सारा है। तो ग्लोबल ट्रेड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। इसके नतीजे के तौर पे जो टैरिफ वॉर हुई है और अमेरिका ने जो मेगा का नारा लगाया है, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई। तो ट्रेड की जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है।
लेकिन जब हम ट्रेड वॉर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये प्रोटेक्शनिज्म है या बेसिकली ये रिट्रीट है ग्लोबलाइजेशन से। तो हमने देखा रिट्रीट इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेड वॉर हुई है और यूएस ने जो है वो टैरिफ लगाया चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर। अब इस टाइम पे 50% अभी भी जो है वो मौजूद है अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें, मिला के देखें मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन ये 245% जो हमने कल बात की थी 245% के ऊपर जो है ये गया, इतना ज्यादा जो है ये फैला है, इतना ज्यादा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा ड्रॉप भी हुआ, बायलेटरल जो रिलेशंस थे यूएस चाइना के इस ट्रेड डील की वजह से वो भी काफी ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा मल्टी लेवल्स के ऊपर, और वो जो एक कोल्ड वॉर का एक कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो बहुत ज्यादा जो है वो फैला। तो ये चीजें भी हमें ये बता रही हैं बेसिकली कि भाई कम हुई है। इसके अलावा यूएन का जो इदारा है सीटीएडी जो है, जो कि इनको देखता है रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को, तो वो क्या कह रहा है जी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताती है 2025 की कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिट्रीट कर रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, बल्कि ये क्या कह रहा है जी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये कह रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम हुई हैं, ट्रेड कम हुई है, उसका वॉल्यूम कम हुआ, सो इस वजह से हम ये कह रहे हैं भाई कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिट्रीट के अंदर है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुई है, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ मालिक में जो होती थी वो भी कम हुई है। सो बाय 2025 के डेटा हमें ये बता रहा है कि स्लोअर ट्रेड हुई है, मोर टैरिफ लगे हैं और मोर पॉलिटिसाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट थी। और पॉलिटिकली जो है आप देखें ट्रंप ने जो है वो कंपनीज को कहा अमेरिका में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, आप अमेरिका इंडिया के अंदर आप ना करें, चाइना के अंदर आप ना करें, आप वापस करें। सो पॉलिटिकली इसके अलावा जो टैरिफ की डील्स हुई हैं, उन टैरिफ की डील्स में हर मुल्क ने, जैसे जापान की हम बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, तो इन सब ने जो है वो अमेरिका को ये कहा कि हम आपके मुल्क में डील इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले में कुछ टैरिफ के अंदर रिलैक्सेशन मिली है। इसी तरह से हमने जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में हो रही है, हमने भी उनसे पैक्ट साइन किया, हमें 19% पे इसलिए मिला क्योंकि हम उन्हें कुछ दे रहे हैं। सो ये सारा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना, कोई फ्रीली तो कोई कहीं पे विल के ऊपर तो नहीं हुआ। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का जो एरा था, हाइपर ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन जब टेक्नोलॉजी आई तो उसने आगे गई है 1990 से लेके 2000 तक का, ठीक है, तो वो जो है आप देख रहे हैं कम हो रहा है। 2025 जो है ये प्रोटेक्शनिज्म का ईयर था, ये कहा जा रहा है कि टैरिफ एज ए वेपन यूज किया गया, एक हथियार के तौर पे। अब अमेरिका के अंदर जितनी प्रोग्रेस होगी, मेगा का जो नाम देता है वो अपने बलबूते पे नहीं कर रहा, वो जितनी ट्रेड डील्स ले रहा है वो ट्रेड उसने टैरिफ लगाया ही इसलिए है कि जिस मुल्क पे वो टैरिफ लगाता है वो मुल्क आगे से फिर अमेरिका के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है, ठीक है। तो अब जब आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ऑप्शन बचा है कि वो क्या, कि भाई उस ट्रेड डील को निगोशिएट करो। अगर उसने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, अब 50% को कैसे जो है वो आप कम करोगे? आपसे कहते हैं 25% करो, वो कहते हैं ठीक है भाई मुझे जो नुकसान होगा 25% करने पे, वो 25% के बदले में तुम इन्वेस्टमेंट करो मेरे मुल्क के अंदर। तो फिर आप वो क्या करेगा जी, इन्वेस्ट करेगा या किसी और के अंदर आपको कोई छूट देगा, कोई सब्सिडी देगा, कोई टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन देगा, कुछ करेगा अपने मुल्क के अंदर, जिस वजह से जो है वो फिर वो ट्रेड डील बैलेंस होगी। सो ये हम देख रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शनिज्म है कि वो सारा फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। क्लियर साइन जो है वो प्रोटेक्शनिज्म का ये बता रहा है कि रिट्रीट हुई है, ये हमारे पास एक नेक्स्ट चीज है, ठीक है। और एग्रेसिव रिटर्न जो है टैरिफ का और सेंट्रल पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जो है यूज किया गया। तो यूएस टैरिफ शॉक्स इन 2025, इस टैरिफ ने इंतहाई नुकसान पहुंचाया 2025 में इकोनॉमी को, और अभी भी नुकसान पहुंचा रहा है, मल्टी लेवल्स के ऊपर ये इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो टैरिफ हाइक्स हुई हैं, जिसमें आप देखें कि जनरली 30% या लमसम करके 50% का चाइना के ऊपर टैरिफ मौजूद है, पाकिस्तान के ऊपर 19% का है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। इस तरह से जो इनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसको खासकर टारगेट किया गया, 100% चाइनीज जो है उनके ऊपर लगाया गया, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनको टारगेट किया गया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है यूरोप के अंदर चाइना ही बना के भेज रहे हैं। जबकि ट्रम्प तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर कुछ ज्यादा बिलीव करता नहीं है भाई, वो कहते हैं अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएंगी तो ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है, ये कौन यूज करेगा? हर बंदा जो है वो चार्जिंग वाली गाड़ी यूज करेगा। तो सवाल ये है कि फिर ये ऑयल एंड गैस की इकोनॉमी कहां जाएगी, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन कहां जाएगी? जबकि ट्रम्प ने तो आते ही कहा था मैं अलास्का से भी जो है वो एक्सप्लोरेशन करूंगा, पाकिस्तान के साथ वो ऑयल एंड गैस की डील करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा, और पता चले अपने मुल्क में सारी गाड़ियां ईवी पे हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो हो चुकी हैं सारी जो है वो रिन्यूएबल के ऊपर, तो वो फिर ऑयल क्या खुद ही पिएगा बेचारा? तो वो पैसा कहां से कमाएगा? जो असल पर्पस है नोट छापने का वो कहां से आएगा? क्योंकि ऑयल एंड गैस, इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ये ब्लैक गोल्ड की सारी पॉलिटिक्स बिजनेसमैन लोगों की होती है। तो अगर ईवीज आ जाएंगी तो इससे चाइना को फायदा होगा, क्योंकि चाइना का जो अपना इन्हिसार है ऑयल एंड गैस के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में, वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने पास तो है नहीं ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज।
सो उसको तो फायदा होगा, लेकिन अमेरिका को और अमेरिकन बिजनेस को और बिजनेस एलीट को इसका शदीद किस्म का नुकसान होगा, ये याद रखिएगा। सो इसलिए वो इसके खिलाफ है कि भाई ये कम ही बिके तो अच्छी बात है। यूरोपियंस को नहीं लेने दे रहा कि भाई वो फिर ऑयल एंड गैस परचेज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पे जो है वो एवरेज जो यूएस टैरिफ जो इंपोज किया गया चाइना के ऊपर इस टाइम पे कैमुलेटिवली वो 57.6 है सितंबर 2025 तक, और एक साल की जो है डील दी गई है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है। ये भी चाइना के लिए इसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा है, तो चाइना अगेंस्ट में जो है फिर वो लगा रहा है। ड्यूटीज लग रही हैं जी सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर। तो इसी तरह से आप देखें साउथ एशिया के अंदर जो है वो कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, यहां पे भी अमेरिका अब जो है वो इसने लगाया हुआ है, लेकिन इसको इंक्रीज करेगा। उसका रीजन कि इनको यूज करता है चाइना। चाइना ने यहां पे अब अपनी फैक्ट्रीज शिफ्ट की हुई है पहले से। 2018 के बाद से जब से ये सिलसिला हुआ है, तो चाइना ने कहा मेरी गुड्स के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है ना, इन ममालिक के ऊपर तो नहीं लगाई, तो मैं यहां पे फैक्ट्रीज बना के यहां से आपको सप्लाई करूंगा, माल तो मेरा ही होगा। तो अमेरिका को भी तो ये रिपोर्टें जा रही हैं, तो अल्टीमेटली वो इन ममालिक को भी अब टारगेट कर रहा है कि जो चाइनीज फैक्ट्रीज को वहां से फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी उतना ही टैरिफ लगेगा, तो इनको डबल नुकसान होगा। ये तो इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तो ये मैनेज कैसे करेंगे? तो इससे क्या होगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये प्रोटेक्शनिज्म को मजीद बढ़ाएंगी। तो रिजल्ट के तौर पे हम ये कहेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो रीट्रीट में है। इसके अलावा ग्लोबल रिपल इफेक्ट जो है पैदा हो रहा है, कि रिपल इफेक्ट क्या है कि भाई कहीं पे भी कोई अगर एक कॉज पैदा होता है तो फिर वो पूरी दुनिया के अंदर पूरा चेन रिएक्शन वो करता है। कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई यूएस ने जो है वो क्या किया जी, वो चाइना के ऊपर या चाइनीज गुड्स के ऊपर क्या किया, टैरिफ लगा दिया 57% का, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है, इससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। जब इनका जो ट्रेड वॉल्यूम कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे वही बात है इन्वेस्टमेंट कम होगी, उससे जो है फाइनेंशियल फ्लो जो है वो कम होगा। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया के अंदर इसका असर आएगा। ठीक है जी, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी चीजों की, इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनके अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा होगी, तो वो इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो डिस्टेबलाइज जब होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, और इससे क्या होगा, इससे ज्यादा नुकसान होगा, और जीरो ग्रोथ की तरफ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हम ये जाएंगे। और 2025 की जो ग्रोथ है वो जब कम होगी तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरी दुनिया की आलमी मार्केट्स के ऊपर भी। तो ग्लोबल ट्रेड अपडेट्स जो है मार्च 2025 के हिसाब से, अभी तो बहुत आगे हम साल एंड हो रहे हैं, तो ये तो उस टाइम की आई हुई हैं, तो साल के बाद हमें पता चलेगा क्या क्या है। तो जो शिफ्टिंग ट्रेड स्ट्रेटेजीज हैं बेसिकली वो क्या कर रही हैं, वो अनसर्टेनिटी पैदा कर रही हैं गुड्स ट्रेड्स के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिटिक्स हो रही है ये सिर्फ एक बयानिया नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये इंपैक्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, और मटेरियली ये क्या कर रहा है जी, ये ट्रेड के फ्लोज को रोक रहा है, सप्लाई चेन जो है उस सप्लाई चेन को पूरे का पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, और एक रिपल इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, जो कि ग्लोबलाइजेशन में नहीं होता। इसका मतलब ये एंटी ग्लोबलाइजेशन में हम जा रहे हैं या रीट्रीट कर रहे हैं। सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन हमें ये बता रही है कि भाई ग्लोबलाइजेशन रीट्रीट कर रही है। हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है कि भाई सप्लाई चेन जो है वो तकसीम हो गई है, चाइना की अपनी सप्लाई चेन, अमेरिका की अपनी सप्लाई चेन। तो ये जो हम मल्टीपोलैरिटी देख रहे हैं उसमें सप्लाई चेन भी डाइवर्सिफाई हो रही है। तो 2025 परफेक्ट स्टॉर्म जो है वो क्या है जी, डिसरप्शन है, कि पूरे का पूरा जो सिस्टम डिसरप्ट हुआ है, जिसमें आपने देखा कि रेड सी जो है उसको बहुत ज्यादा मुतासिर किया गया, होसीज की तरफ से वहां पे अटैक किए गए, तो एक बहुत लंबा चक्कर लगा के जो है वो अटलांटिक ओशन की साइड पे ट्रेड को लेके जाया गया। तो वहां पे उसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है, और वो सारे का सारा सफर कैप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका का एक कोना है समंदर के अंदर, वहां से जो है वो सारे के सारा घूम के जाना पड़ता है, एक लंबा सिलसिला। देखिए ये एशिया है, और ये यहाँ पे इंडियन ओशन है, और ये यहाँ पे सामने जो है वो आप ये कहेंगे कि रेड सी है, और ये नीचे जो है वो सारा अफ्रीका है, और इस साइड पे ऊपर जो है वो यूरोप है, यहाँ पे जो है वो रशिया और बाकी वाले सेंट्रल एशिया कंट्रीज आ गए। तो बेसिकली यहाँ से जो ट्रेड होके जाती है वो ट्रेड यहाँ से रेड सी के थ्रू जो है वो सारी की सारी मैनेज होती थी, लेकिन अब वो यहाँ से नीचे से कैप ऑफ गुड होप से हो के जो है वो यहाँ पे जा रही है यूरोप, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ग्लोबलाइजेशन में ये भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पानामा कैनाल जो है उसकी भी कंजेस्शन है, वहां पे भी काम चल रहा है, वाटर शॉर्टेजेस है वहां पे। ठीक है, और वहां पे भी जो है डिलेज है। तो वो जो पानामा कैनाल है, जो कि आप ये कह सकते हैं जी पैसिफिक ओशन जो है उसको मिलाती है अटलांटिक ओशन से, एक शॉर्ट वे है, वो भी अब जो है बहुत लंबा चक्कर लगा के आना पड़ता है। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हैं, या सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफाई हो रही हैं जी प्रोडक्ट लोकेशंस इस टैरिफ की वजह से, कि पहले अगर यहाँ पे थी तो सप्लाई चेन यहाँ से मैनेज हो रही थी, अब कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, तो नई अपॉर्चुनिटीज पैदा तो हो रही हैं, लेकिन फिलहाल तक के लिए जो है वो क्राइसिस मौजूद है।
अच्छा, फ्रेंड शोरिंग एंड रीजनलिज्म जो है ये प्रमोट हुआ ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबल जो हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं ना, तो ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, कोई कहीं पे भी करे इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब फ्रेंड शोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो कल भी हमने बात की थी कि भाई जब आपके ऊपर पाबंदी लगती है, जैसे अमेरिका ने जो है वो अपने बिजनेस को मना कर दिया कि वो चाइना में इन्वेस्टमेंट ना करें या इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, सो अब वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, अपने ही दोस्त ममालिक को कह रहे हैं, खास करके टेक्नोलॉजी वॉर के अंदर, कि भाई आप जो है उन ममालिक को, चाहे वो यूके हो गया, चाहे वो फ्रांस हो गया, ठीक है जी, चाहे वो साउथ अमेरिका के अंदर कोई कंट्री हो गया, कि भाई अब इनसे हम जो है वो काम करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं, यहाँ पे हमारा थ्रेट कम है। तो जहां थ्रेट कम हो वहां से जब आप काम करवाते हैं अपने ही मालिक से जिनके साथ आपकी अलाइनमेंट है, तो उनको फ्रेंड शोरिंग कहा जाता है। या रीजनलिज्म के अंदर जो है वो कोशिश की जा रही है कि भाई अपने ही रीजन के अंदर जो है वो इन चीजों को पैदा किया जाए, बजाय इसके कि इनको आगे लेके जाया जाए। अच्छा, तो ग्रेट ट्रेड जो रीअरेंजमेंट्स हैं वो हमने देखी हैं कि 2025 के अंदर हुई हैं। और इसके अलावा जो है वो चाइना से जो मैक्सिको है या वियतनाम है या ईयू जो है वहां से इंपोर्ट्स होती थी, अब वो जो है डाइवर्सिफाई हो गई हैं। सो इससे भी हमने देखा कि सप्लाई चेन्स जो है वो टूटी हैं। ठीक है, फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट आया तो अब अपने ममालिक को ही, अपने दोस्त ममालिक को ही ज्यादा जो है नवाजने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उससे भी सप्लाई चेन्स टूटी हैं। और चेंजेस जो है ज्योग्राफी के अंदर उसने ट्रेड को जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा आर्गुमेंट क्या है जी? यूएस चाइना राइवलरी जो है वो भी हमें बता रही है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो नीचे जा रही है, और इनकी जो प्रोटेक्शनिज्म की जो सारे का सारा सिलसिला है उस वजह से खास करके हम देखते हैं ट्रेड टेक की जो डीकपलिंग हुई है। ठीक है, जो हमने कल बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि टेक की डीकपलिंग जो है उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कि किस तरह से जो है वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर के अंदर है, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि जो एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं एआई के अंदर, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, 5G के अंदर, वो किसी भी शक्ल में सेमीकंडक्टर के अंदर चाइना के पास पहुंचे। तो इसलिए काफी ज्यादा जो है प्रेशर रहा है। तो ये हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड है वो बेसिकली 14% पर ईयर गिर रही है। ठीक है, यूएस चाइना की जो ट्रेड है वो 14%, कल हमने वॉल्यूम देखा था, तो वो बेसिकली गिर रही है। तो जब सुपर पावर्स के बीच में, बड़ी पावर्स जो हैं उनके बीच में ट्रेड का वॉल्यूम कम होगा, नीचे जाएगा, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान? तो जाहिर बात है उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है। और जो न्यू टैरिफ्स हैं वो ज्यादा मजीद जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और मजीद जो है वो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऊपर से जो ग्रीन डिजिटल इकोनॉमी की बातचीत की जा रही है, तो उससे भी जो है वो अमेरिका को ज्यादा थ्रेट है कि भाई ग्रीन इकोनॉमी होगी तो उसका जो रोल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाइनीज ईवीएम है या चाइनीज बैटरी है, इनके ऊपर हाई ड्यूटी अमेरिका ने लगाई हुई है। अमेरिका का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आए। सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर लगाई हुई है, तो इससे हमारा डबल नुकसान हो रहा है। तो क्लाइमेट का नुकसान होगा, और ऊपर से जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अलग हो रही है। जबकि चाइनीज कहां पे टारगेट कर रहे हैं जी? चाइनीज जो है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं, कि जो उस साइड से रियल अर्थ मिनरल्स आ रहे थे उनको रोक लिया कि भाई आप वो सप्लाई नहीं करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको जो है वो रोका हुआ है। ठीक है, और अपना जो चेन बना रहा है, अपने जो मालिक हैं उनको भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई वो अमेरिका के साथ ट्रेड कम करें। तो ये भी हमने देखा। 2025 एस्केलेशन एंड टेक्टिकल ट्रूस हम ये देखते हैं कि 2025 के अंदर हमने क्या देखा जी? मैनेज राइवलरीज हुई हैं, लेकिन उनको कोशिश किया गया काउंटर किया जाए। जैसे अक्टूबर 2025 के अंदर जो है यूएस और चाइना जो है वो इन्होंने आपस में अब डील की है। साउथ कोरिया के अंदर भी आपने देखा कि रिसेंट उनकी मीटिंग हुई है, और जिसमें उन्होंने 1 साल तक का मजीद टाइम दिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये जो डिपेंडेंसी है, ये शायद इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती और ना ही खत्म हो सके। लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है ताकि कोई बेहतर रास्ता निकाला जा सके। तो ये एक टेम्पररी ट्रूस है। ठीक है, टेम्पररी ट्रूस है। तो उन्होंने फिर भी जो है वो कुछ चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो है उनको कंट्रोल किया हुआ है, और उन्होंने जो सस्पेंड किया हुआ है। तो इससे भी हमें अंदाजा हो रहा है। और साथ में जो स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग है, जिसका हमने कल जिक्र किया था कि भाई वो अलग हो रहे हैं। डीकपलिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है वो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो आप उसको किसी और के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और चाइना से हटा रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन रियली इन रिट्रीट? क्या एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट है? तो जो हमने आर्गुमेंट्स देखे हैं, यस, ये आर्गुमेंट्स हमें बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिट्रीट हो रही है या स्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल पार्ट ये है कि भाई हम ये देख रहे हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन शायद हो रही है। ठीक है, और चीजें जो है वो स्लो की तरफ जा रही हैं। एविडेंस टू रिट्रीट क्या है हमारे पास कि कम हो रही है? हमारे पास यूएनसीटीएडी का जो डाटा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो बता रही है, वो ये बता रही है कि यस, रिट्रीट हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च ये भी बता रही है कि ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो जो स्लो हो रही है ग्लोबलाइजेशन, वो भी हमें मैसेज दे रही है कि भाई रिट्रीट हो रही है, उससे भी रिड्यूस हो रही है ग्रोथ। और क्रॉस बॉर्डर जो फ्लोज हैं गुड्स के या कैपिटल के या पीपल के, वो भी कम हो रहे हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर आया हुआ है।
इसके अलावा WTO ने अक्टूबर 2025 में क्या कहा जी, उसने कहा कि भाई ये जो पूरा मामला चल रहा है इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो है वो नुकसान होगा। ठीक है, क्लियर ब्रेक अवे जो हो रहा है, तो ये 2008 में जो ग्लोबलाइजेशन की जो ट्रेजेक्टरी थी, ठीक है, जो 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, या जो एक बताया गया था कि आने वाले वक्त में ग्लोबलाइजेशन ऐसे जाएगी, तो वो वैसे नहीं जा रही। तो ये भी हम बता रही है कि भाई चीजें कमी की तरफ जा रही हैं। और किस नाम के ऊपर? नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। जैसे अमेरिका का हमने कल जिक्र किया कि उसने इस इकोनॉमी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा हुआ है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं यस, द काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिल्ड हुई हुई है, या जिस तरह जा रही थी तो उसमें ग्लोबलाइजेशन भी हुई है और वो रिट्रीट भी हुई है। अभी तक के आर्गुमेंट्स ये हैं। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि शायद रिट्रीट नहीं हो रही। अगर ऐसे राइटिंग में आता है फिर तो आप जो है वो दोनों आर्गुमेंट्स देंगे। ठीक है, आप अगर कोई एक साइड लेते हैं तो किसी एक साइड पे लें, आर्गुमेंटेटिव है तो आप किसी एक साइड पे लें, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो दोनों को एक्सप्लेन करें। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम्स आर अंडर प्रेशर बट स्टिल ह्यूज। ट्रेड वॉल्यूम्स अंडर प्रेशर जरूर हैं लेकिन फिर भी बड़े हैं। जाहिर बात है, नई कंपनीज खुलती हैं, नए सिस्टम हो रहे हैं तो बड़े हैं। साउथ साउथ एंड रीजनल ट्रेड आर बूमिंग। अब सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है यूएस चाइना ट्रेड राइवलरी का, ये जो ग्लोबलाइजेशन अब रिट्रीट हो रही है, ये सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ में हो रही है। ग्लोबल नॉर्थ में जब हो रही है तो इसका मतलब जो ये है कि ये जो है ये ग्लोबल नॉर्थ के अंदर हो रही है, इन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इसके बदले में। ये जो फैक्ट्रीज वहां से चाइना से हट रही हैं, बाकी ममालिक की तरफ जा रही हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका के अंदर, अपनी मिलिट्री भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, जबकि अमेरिका अपना कर रहा है सब कुछ। तो ग्लोबल साउथ को कैप्चर करने की एक रेस अब स्टार्ट हुई भी है। तो इससे हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो फिलहाल ठीक है, अच्छी जा रही है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू है जी। डिजिटल वर्क के अंदर हम ये देख रहे हैं कि डिजिटलाइज हो रही हैं चीजें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रही हैं, एआई की तरफ, तो उससे कंपटीशन भी जनरेट हो रहा है। जैसे हमने कल एग्जांपल दी थी, डीप सीक हो गया, ठीक है जी, या चाइना का एआई मॉडल हो गया, या जो है वो यूएस का एआई मॉडल। तो यहाँ पे मजीद अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, क्योंकि जब दोनों कंपटीशन करेंगे तो एक के ऊपर इंसार रुकेगा। तो क्या हो रहा है जी, रीवायरिंग हो रही है बेसिकली। मैकिंजी और आईएमएफ का क्या कहना है कि भाई रीवायरिंग हो रही है, और ये जो टर्म है ये हमें ज्यादा समझ आ रही है क्योंकि नई जगहों पे चीजें जो है वो डिस्कवर की जा रही हैं, ग्लोबल साउथ को देखा जा रहा है। तो उससे हम ये कह रहे हैं कि शायद जो है ग्लोबलाइजेशन नए ट्रेंड्स की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो अब पहले ग्लोबलाइजेशन सिर्फ नॉर्थ में ही थी, अब साउथ जो है वो पीछे रह गया, तो अब साउथ की तरफ भी जा रही है। तो ये भी हम ये देख रहे हैं कि भाई ये अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स हैं। हाउ 2025 ट्रेंड्स चैलेंजेस द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। किसने चैलेंज कैसे किया? ठीक है जी, जो मेजर ट्रेंड्स हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल इरोजन है कि इदारे जो है वो नुकसान हो रहा है उनको, जो इंटरनेशनल ट्रेड के थे, जैसे WTO जो है, जाहिर बात है उसकी जो अथॉरिटी है वीक हुई है, और जो बिग प्लेयर्स हैं जैसे यूएस चाइना जो है वो अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, तो इससे अपने नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इरोजन से नुकसान हो रहा है, फ्यूचर के अंदर भी होगा। ब्लॉक फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन हुई है सप्लाई चेन के अंदर, जो ब्लॉक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, इससे भी हम ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो नुकसान होगा। ठीक है, और आने वाले वक्त में 18% तक ये कहा जा रहा है जी जो रिड्यूस होगा ये पूरे का पूरा ग्लोबल ट्रेड, तो जीडीपी जो है उसके ऊपर असर आएगा दुनिया के हर मुल्क की। इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट रिस्क जो है वो बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो इससे भी हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो है नुकसान हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स दी हुई हैं। ओवरऑल जजमेंट क्या है, फाइनल जजमेंट जो है, सो ग्लोबलाइजेशन इज रिट्रीट। यस, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एज ए होल अगर हम देखेंगे कि टैरिफ्स जैसे हो रहे हैं, जैसे मल्टीलैटरल रूल्स जो हैं वो बन रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, और न्यूट्रल सप्लाई चेन्स बन रही हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यस, जो ग्लोबलाइजेशन है हमें ज्यादा यही दिखाई दिया कि वो रिट्रीट कर रही है। और उसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, रेड सी के इश्यूज हो गए, पनामा की डिसेप्शन हो गई, यूएस चाइना राइवलरी हो गई, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हो गई। ये सब पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि यस, जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या कर रही है जी, 2025 में नीचे गई है, और वो शायद आगे भी नीचे जाए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो अब वो मोर रीजनल हो गई है, मोर पॉलिटिसाइज्ड हो गई है, हर चीज के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि आज जो इकोनॉमी है उसको भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स की लेंस से जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो ये हमारा फाइनल आर्गुमेंट था। ठीक है जी।